पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन परिचय। इस अध्याय में विश्व जनजातीय में पर्यावरण और संसाधन के बढ़ते महत्व की चर्चा की गई है। 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जो जोर पकड़ा, इस पृष्ठभूमि पर ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन की तुलनात्मक चर्चा की गई है। हम साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़कर आप संक्षेप में जान सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी हाल की बहसों में भारत ने कौन सा पक्ष लिया है। इसके बाद अध्याय में संसाधन की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा की गई है। अध्याय का समापन यह बताते हुए किया गया है कि समकालीन विश्व राजनीति में हाशिए पर खड़ी मूल्यवासी जनता, इंडिजिनियस पीपुल, इन सवालों से क्या सरोकार है और वह क्या सोचती है, ये चित्र में दिखाए गए हैं। ये पहला चित्र ऊपर से और ये दूसरा नीचे वाला। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व जन राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया। यहाँ दिए गए चित्रों में वर्षा के वन और गरान मैनग्रोव्स देखे जा सकते हैं। जंगल के सवालों पर राजनीतिक, पानी के सवाल पर राजनीति और वायुमंडल के मसलों पर राजनीति। फिर किस बात में राजनीति नहीं, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की है। मसलन हमने युद्ध और संधि की बातें की है, राज्य शक्ति के उत्थान और पतन की चर्चा हुई, या फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपने देश की नामुमकिन करने वाले सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात की है। साथ में हमने विश्व राजनीति के दायरे में थोड़ा बढ़कर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए हैं। ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं। अब जरा इन मुद्दों पर विचार कीजिए। क्या आप मानते हैं कि इन जैसे मुद्दे समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं? ये चित्र नीचे देख सकते हैं। ये चित्र है अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपने घर बार छोड़ना पड़ा, क्योंकि पानी के विषमता होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया, जहाज रानी उद्योग और इससे जुड़े तमाम कामकाज खत्म हो गए, पानी में नमक की सांद्रता के ज्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। अनेक अनुसंधान हुए, लेकिन इस समस्या का समाधान न हो सका। दरअसल इस जगह मजाक मजाक में लोग एक दूसरे से कहते हैं कि जितने लोग सागर के अध्ययन के लिए आए हुए अगर एक एक बाल्टी पानी भी लाते तो यह सागर भर गया होता। अराल सागर की स्थितियां देखने समझने के लिए पृष्ठ 24 पर दिए गए मानचित्र को देखें। स्रोत www ग्लोबल टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से को उर्वरता कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने को है और मत्स्य भंडार घट रहा है। जलाशयों की जल राशि बड़ी तेजी से कम हुई है, उसमें प्रदूषण बढ़ा है, इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव विविधता का हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यायवासियों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं। धरती के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका
तटवर्तीय जल जमीन के क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसाहट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्र पर्यावरण की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आएगी। आपको लग सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटनाएं हैं और इनका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए, लेकिन जरा फिर से सोचिए, पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं तो इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीति होगी। इस मसलों में अधिकांशतः ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। इस वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक है। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है, धरती के प्राकृतिक संसाधन पर किसको कितना इस्तेमाल का हक है। इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होती है कि कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीति है। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकार का इतना लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया ये चित्र में दिखाए गए हैं, ये चित्र है, ये एरेस केंगल कार्टून है जो वैश्विक ताप वृद्धि या अंगुली को चिमनी और विश्व को एक लाइटर के रूप में दिखाया गया है। ऐसा क्यों? बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधन के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूब से बताती है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्या पर ज्यादा कारागार और सुलझी हुई पहल कदमी की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया। खुद करे खुशी का अपने पास पड़ोस की ऐसी खबरें की कतरने जुटाएं जिन पर्यावरण और राजनीति के बीच संबंध दिखाई देता हो। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगम ने भाग लिया। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाएं। एरेस केंगल्स कार्टून। क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के नजरिए में अंतर है? सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्सों में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार है। उत्तरी देश की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इसमें पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया, लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के
बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। आइए अब पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवाद मुद्दों पर एक नजर डालें। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण है। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्सों और क्षेत्रों किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या वैश्विक संपदा। अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व? अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व? अंटार्कटिका महादेशीय इलाका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। स्थलीय हिम के 90% हिस्सा और धरती पर मौजूदा स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इस महादेश में मौजूद है। अंटार्कटिका महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वरक है, जिसमें कुछ पादप, सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन, समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य तथा कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूल विभिन्न पंछी शामिल है। इसमें क्रिल मछली भी शामिल है, जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। अंटार्कटिका प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी पर्वत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। साथ ही इससे लाखों वर्ष पहले के वायुमंडल तापमान का पता किया जा सकता है। विश्व के सबसे सुदूर, ठंडे और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है? इसके बारे में दो दावे किए जाते हैं। कुछ देश जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिका क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व अधिकार का वैधानिक दावा किया है। अन्य अधिकांश देशों ने इससे उल्टा रुख अपनाया है कि अंटार्कटिका प्रदेश विश्व की साझी संपदा है और यह किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के नियम बने और अपनाए गए। ये नियम काल्पनिकशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियम के अंतर्गत आते हैं। 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य, आखेटक और पर्यावरण तक सीमित रही, लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से और विशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। मानवता की साझी विरासत कहा जाता है इसे। पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं। अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार 1991 हो चुके हैं। परिस्थिति से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल है। बहुत जल्द ही हमें सुनने को मिलेगा कि चंद्रमा का पर्यावरण भी नष्ट हो गया है। ये चित्र में देख सकते हैं। ये 1970 के दशक में अफ्रीका का सबसे बड़ा विपदाओं में एक थी अनावृष्टि। इसके कारण 5 देशों की उपजाऊ जमीन बंजर हो गई और उसमें दरार पड़ गई। दरअसल पर्यावरणीय शरणार्थी जैसे अटपटा शब्द इसी घटना के बाद प्रचलित हुआ। खेती किसानी के असंभव हो जाने के कारण अनेक लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। स्रोत ग्लोबल टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन। कुछ क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करें। किन बड़े देशों ने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं और क्यों? होता है इस अर्थ में 1980 के दशक में मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास भी
इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के सामान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। यह एक जरूरी बात है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनके उनके फायदे न तो मौजूद पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और न ही आगे की पीढ़ियों के लिए साझी, परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ऊपर हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। विकासशील दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व की परिस्थिति को नुकसान अधिकांश तय विकास देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और यह जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों को पर लगाए जाने हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माता, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां का सिद्धांत कहा गया। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंड और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देशों विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। यह बात भी मानी गई कि विकासशील देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। इसी कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग में इसका कोई न कोई भूमिका जरूर है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयकारी साबित होगी। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत को इसी रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांत के आलोक में सहमति बनी। यह जायज सिद्धांत है। हमारे देश में जारी आरक्षण की नीति की तरह है न। साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्राकृतिक उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। उदाहरण के लिए सदियों से चलन और
आपसी समझदारी से भारत ग्रामीण समुदाय ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है, उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्ध कम हो रही है। राजकीय स्वामित्व वाले वन भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविकता प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रख रखाव और उपभोग का ठीक ठीक उदाहरण है। दक्षिण लोग कहते हैं कि लातीनी अमेरिका में एक नदी बेच दी गई, साझी संपदा कैसे बेची जा सकती है? साझी संपदा कैसे बेची जा सकती है? दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान वन प्रांतरों का प्रबंधन पुरान परंपरा अनुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किया और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं है। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल, क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचक ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत के पावन वन प्रांतर बहुत पुराने समाज में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करना का चलन है। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन के सुंदर उदाहरण है। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है। इस स्थान पर देवता अथवा किसी पूर्ण आत्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। इन पावन वन प्रांतर के देशव्यापी फैलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश भर की भाषाओं में इनके लिए अलग अलग शब्द हैं। इन देव स्थानों को राजस्थान में बनवानी, केकड़ी और ओरान, झारखंड में जेहरा थान और सरना, मेघालय में लिंगदो, केरल में काव, उत्तराखंड में थान या देवभूमि और महाराष्ट्र में देवरहतीस आदि सैकड़ों नामों से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े साहित्य में देव स्थान के महत्व को अब स्वीकार किया जा सकता है और इसे समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन के रूप में देखा जा सकता है। देव स्थान को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। कुछ अनुसंधानकर्ता का विश्वास है कि देवस्थान की मान्यता में जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण में ही नहीं, सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने में मदद मिल सकती है। देवस्थान की व्यवस्था वन संरक्षण के विभिन्न तौर तरीके से संपन्न है और इस व्यवस्था की विशेषताएं साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती जुलती है। देवस्थान का महत्व का परंपरागत आधार ऐसे क्षेत्र के आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएं हिंदू समावेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं, जिसमें पेड़ और वन प्रांतर भी शामिल हैं। बहुत सी नदी मंदिरों का निर्माण देवस्थान में हुआ है। संसाधनों का विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरा श्रद्धा ही वो आधार है जिससे इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रही है। बहरहाल, हाल के सालों में मनुष्य की बसाहट ने विस्तार ने धीरे धीरे ऐसे देवस्थानों को अपने कब्जा कर लिया है। नई राष्ट्रीय वन नीति के आने के साथ कई जगह पर इन परंपरागत वनों की पहचान मंद पड़ने लगी है। देवस्थान के प्रबंधन में एक कठिन समस्या तब आती है जब ऐसे स्थान को कानूनी स्वामित्व के एक के पास हो और व्यवहारिक नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में हो। यानी कानूनी स्वामित्व राज्य का हो और व्यवहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में हो, तो इन दोनों के नीतिगत मानक अलग अलग हैं और देवस्थान के उपयोग के उद्देश्य में भी इन बीच कोई मेल नहीं है। ये पानी में तूफान, जनता परेशान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चंबल, बेतवा, नर्मदा, गोरिया, कर्णपल्टा, पंखिया, औद्योगिक प्रदूषण अधिक मत्स्य। असम में ब्रह्मपुत्र है, काई
कोई बोनता मेमल नाम शूद्र कीटनाशक भराव अधिक मत्सन। बिहार और झारखंड में गंगा कोसी सुवर्ण रेखा मल्लाह मुसाज केवट कर बताई उद्योग प्रदूषण बांध नगर विकास। पश्चिम में हुगली दामोदर गौर कर्नाटक में जल मालो धुनिया औद्योगिक प्रदूषण घरेलू निकास। उड़ीसा में मेहदी मेहदी जालिया केबाट मांझी कंदरा औपरंत बांध अधिमस्तन। तमिलनाडु में भवानी काकरी नोयल भरातार पटवन पर्वत राजकुलम औद्योगिक प्रदूषण। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गंगा यमुना गोमती मल्ला धोसी केवट औद्योगिक प्रदूषण बुध और गेराज पानी की ज्यादा दोहन। गुजरात में नर्मदा मंगोल वर्ली मछुआरा औद्योगिक प्रदूषण बांध। आंध्र प्रदेश गोदावरी कृष्णा अंगुकुला क्षत्रिय बालिजा वादा पट्टियो जलारी औद्योगिक घरेलू कचरा। तमिलनाडु वाले में भावरी कावेरी नायला भारुत्वा पट्टनम पर्वत राजकुलम औद्योगिक प्रांत। केरल में धीरवा धरातर मेगावारी वलन बोइस मोगायार चोलनायन घरेलू जल निकास भूजल और अतिदोहन। नदियां पहले वाले में बताई गई हैं, दूसरे वाले में प्रमुख समुदाय हैं और तीसरे वाले में खतरा। प्रदूषण अधिमत्स्य और बांध निर्माण और पानी के निकट रहने वाले समुदायों के सामने प्रमुख समस्याएं हैं। तटीय पर्यावरण से जुड़े मुद्दे मछली और समुद्री जीवन का अति दोहन मछली और प्राण की बढ़ती मांग का कारण मैनग्रोव को नुकसान। समुद्र तट पर औद्योगिक प्रदूषण भारी मात्रा में प्रदूषित जल को बिना शोधन के समुद्र में डालना। अत्यधिक मशीनीकरण। ग्लोबल टाइम्स के पोस्टर पर आधारित है। ग्लोबल टाइम्स के पोस्टर पर आधारित। चीन भी जल्द ही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में भी विकसित देशों की भांति अगली कतार नजर में आएगा। 2005 में जून ग्रुप 8 के देशों की बैठक में भारत ने दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है साझी, परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार UNFCCC के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज्यादा ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूद जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा जाता है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिक आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक देशों जैसे ब्राजील, चीन और भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे। भारत इस बात ये मैं समझ गया पहले उन लोगों ने धरती को बर्बाद किया और अब धरती को चौपट करने की हमारी बारी है। क्या यही है हमारा पक्ष? के खिलाफ उसका मानना है कि यह बात सिर्फ नियमाचार के मूल की विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यताएं आयत करना अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान की 2030 तक यह मात्र बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए उच्चतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल कदमी की गई। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्वार रिन्यूएबल ऊर्जा का इस्तेमाल
को बढ़ावा दिया गया। हाल में प्राकृतिक गैसों के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाजा से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011 से 12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। पुनर्विकृत होने वाली ऊर्जा की सबसे बड़े कार्यक्रम में से एक भारत में चल रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन रियो के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों के रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। भारत का यह भी मानना है कि दक्षिण सार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मामलों पर एक समान राय बनाने ताकि इस क्षेत्र की आवाज ओजनी हो सके। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है हम उसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमी सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलन में शुमार किए जाते हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के लिए आगे की दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलन की क्या मुख्य विशेषता, उनकी विविधता है। दक्षिण देशों मसलन मैक्सिको, चीन, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन पर कुछ दबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व की विशालतम वन का विनाश बढ़ा। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है और रसायनों का भरपूर उपयोग खुद करें। खुद सीखें। चिपको आंदोलन के बारे में और जानकारी जुटाएं। क्या है वन निर्जन होते हैं? दक्षिणी देशों के वन आंदोलन उत्तरी देशों के वन आंदोलन में एक खास अर्थ भिन्न है। दक्षिणी देशों के वन निर्जन नहीं है जबकि उत्तर गोलार्ध में देशों के वन जन विहीन है, या कहे कि इन देशों में वन को निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया जाता है, यानी ऐसी जगह जहां लोग नहीं रहते हैं, बसते। यह दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानते। दूसरे शब्दों में कहें तो यह दृष्टिकोण पर्यावरण को मनुष्य से दूर की चीजें मानता है, यानी एक ऐसी चीज जिसे बाग बगीचे या अभयारण्य में तब्दील करे मनुष्य से बचाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ दक्षिणी देशों में पर्यावरण के अधिकांशतः मसले इस मान्यता पर आधारित हैं कि लोग वन में नहीं रहते। वनों का बीज पनप का प्रतीक मानने की दृष्टि ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में हावी है। अधिकांशतः यूरोपीय देश के विपरीत इन इलाकों में अविकसित निर्जन वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा है। इसका यह मतलब नहीं है कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में बीजपन
का अभियान एकदम नदारद है। फिलीपींस में हरित संगठन ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पंछियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलाई है। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है, क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम हो चली थी। अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार और हाथियों के निर्दयता पूर्वक मारने के विरुद्ध लंबा अभियान चलाया गया। बीजनपन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष ब्राजील और इंडोनेशिया जंगलों में छिड़े हैं। इन सभी अभियानों का ध्यान किसी खास प्रजाति को बचाने पर रहा है, साथ ही इनका जोर निर्जन वन प्रवासों को संरक्षण देने पर है। ऐसे प्रयासों से जंतु प्रजाति को कायम रखने में मदद मिलती है। बीजनपन से जुड़े अनेक मसलों को हाल के दिनों में जैव विविधता के मसलों के रूप दिया गया है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में बीजनपन की अवधारणा को स्वीकृति मिलना कठिन है। इनमें से अनेक अभियानों की शुरुआत और वित्तीय मदद वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF जैसे संगठनों ने भी की। ऐसे प्रयासों में स्थानीय लोगों की मदद भी ली गई है। ये एरस केंगल्स कार्टून है। जो क्या आप पर्यावरणविद के प्रयासों से सहमत हैं? पर्यावरणविदों को यहाँ जिस रूप में चित्रित किया गया है, क्या आपको यह सही लगता है? ये करता है और भूमि और जल मार्गों को दूषित करता है और स्थानीय वन को विनाश करता है। इसके कारण जन समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों में साथ इन कारणों से विश्व में विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना का विरोध हुआ है। ये चित्र बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी जिले दीनाजपुर के शहर फुलवाड़ी में एक पूरा का पूरा समुदाय कोयला खनन परियोजना में विरोध में उठ खड़ा हुआ। इस चित्र में अनेक महिलाएं प्रस्तावित कोयला परियोजना के विरोध में नारे लगा रही हैं। इस चित्र में एक स्त्री अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए खड़ी है। इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहां कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणु शक्ति के मुखलाफत की भावनाएं काम कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलन में नदियों और नदी घाटियों के ज्यादा टिकाऊ या न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 के दशक के शुरुआत और मध्यवर्ती वर्ष में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। ऑस्ट्रेलिया में चल रहा आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। वह वन और बीजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही बांध विरोधी आंदोलन भी था। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हित ऐसी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलन में नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समधर्मी हैं, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित है। संसाधनों की भू राजनीति किसे क्या कब कहां और कैसे हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। यूरोपीय ताकत के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्र नौवहन में दक्षता। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था, इसलिए जहाज को सह तीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी के बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्ति की प्राथमिकताओं में रही। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधन, खासकर तेल का निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छा तरह उजागर हो गया। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन साधनों
की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाके तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पाद देशों में मनपसंद सरकार को बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को समर्थन देना शामिल है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ इस खतरे में डाल सकता था। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है। अनेक खनिज, खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फसलों को लेकर भी सरकारों की चिंता सताती है। बहरहाल वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। यह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सकने वाला ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। यह बात पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया की सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिमी एशिया खास खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्र उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व को ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है और इस कारण यही एकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा विश्व में ये चित्र में दिखाया गया है। जाएं तो कहाँ जाएं, एंडी सिंगर इसे कहते हैं नव उपनिवेशवाद। हमने तुम्हारे देश को माटियामेट कर दिया है, अब उसके पुनर्निर्माण का खर्चा दो। हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन स्वीकार करते हैं। एंडी सिंगर्स कार्टून है। ये सिंगर बेचारा नीचे लेटा हुआ। तेल उत्पादक देश है इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडार की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी भी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज्यादा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर है। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण साधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इसी कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा तेल की धार देखें। हमारे जीवन में पेट्रोलियम पर आधारित उत्पादों की कड़ी अंतरहीन है। टूथपेस्ट, पेस्टमेकर, पेंट, स्याही, दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसका 95% पेट्रोलियम से ही पूरा होता है और पूरी औद्योगिक दुनिया पेट्रोलियम के बूते टिकी है। हमें इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि जमीन के नीचे अभी अरबों बैरल तेल हमारे इस्तेमाल के इंतजार में पड़े हैं। फिर भी देश के बीच विवाद है। मैं काला सोना मुल्क के शाही खानदान से हूँ। मैं ही हूँ वह शख्स जिसे लोग धन कुबेर कहते हैं। जब से मेरे मुल्क में काला सोना मिला है, मेरी सल्तनत में करामात हो रहे हैं। जनाब बिग ऑयल की और उनकी हुकूमत यहाँ एक रोज बड़ा खजाना खोजने आई। हमने तेल खोजा और सौदा पटा ली। इन लोगों ने मुझे हथियार दिए, इतने हथियार कि उनका बोझ मुझे ही भारी लगने लगा। हथियारों से लदा फदा मैं जब कभी दांत पिरोता हूँ तो लोग अवाक रह जाते हैं। उन लोगों ने हथियार दिया और बदले में मैंने बिग ऑयल और उसके बेटे पोते को तेल और अपनी वफादारी दी। मैं खुशहाल और मालदार हूँ और वे भी मस्ती और मजे में है। अगर उनकी फौज मेरे मुल्क में गश्त कर रही है तो करे मुझे क्या। बेशकीमती चीजों की मैं कद्र करता हूँ। बिग ऑयल कहते हैं कि उनके राष्ट्रपति आज़ादी और जमहूरियत
को बड़ा कीमत मानते हैं, इसीलिए मैंने भी अपने मुल्क में आज़ादी और जमहूरियत को 7 तालों में भीतर बंद करके रखा है। शेख पेट्रो डालन उल्ला काला सोना मुल्क के सुल्तान, ये जान बिग आयल एंड सन्स के सीईओ। एक दिन मैंने खुद से पूछा कि आखिर मैं अपने मुल्क के किसी काम आ सकता हूँ। मेरे मुल्क में तेल की भू विकट है, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। चलो तो फिर तेल का इंतजाम करते हैं। मैं बाजार की आज़ादी का हामी हूँ, मतलब यह कि दूर के देशों में तेल के कुएं खोदने की आज़ादी, धरती की आबो हवा को माटियामेट करने की आज़ादी और ऐसे कठपुतले तानाशाह को ताजपोशी की आज़ादी जो अपनी ही जनता पर कोड़े फटकारे। हम कोई राजनीतिक दांवपेच नहीं करते। चुनाव अभियानों के वक्त हम रुपयों पैसों से नेताओं की कुछ मदद भी कर देते हैं। बदले में हम उनसे कहते हैं कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। इस तरह हमें टीवी के कैमरे के सामने बेवकूफ़ों की तरह हंसने और हाथ हिलाने के करतब दिया कर शर्मसार नहीं होना पड़ता है। हमारे गैरेज में शानदार चीज नुमाई है ना, एकदम पतली चकाचक और चमकीली कार। इसमें पावर स्टीयरिंग और ऑटोमेटिक गियर्स भी हैं। इसके पिकअप लाजवाब है और माइलेज तो क्या कहने। इसमें धुआं वगैरह भी काफ़ी कम निकलता है। देखिए, हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है। हमें खूबसूरत जिंदगी की थोड़ी हड़बड़ी है। ऊपर वाला सबका भला करे तो चले हुरू। श्रीमती बड़ बोले। जनाब गसलस्त निशाचीन, जनाब तख्तापलट आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत की बात करते हैं। शायद इसी वजह से वे बंदूक और मिसाइल को लेकर बड़े दरिया दिल हैं। ऐसी ही मिसाइल और बंदूकें उन्हें हमें रूसी भालुओं से लड़ने के लिए दी थी। उन्होंने तो हमें लड़ने के दांवपेच भी सिखाए। हमें नहीं पता था कि ये लोग तेल के पीछे पड़े हैं। बिग आयल हमेशा मीठी मीठी बातें करते हैं और मनमोह लेते हैं, लेकिन हम लोग आप भी आपस में जंगों की कबड्डी खेल रहे हैं। अब हमने खेल के अपने ही नियम बना लिए हैं। जनाब तख्तापलट की सरकारें अपने कायदे कानून बदलते रहती है। हमने कहा कि यह बात ठीक नहीं है। हमारे कुछ लोग जब जनाब तख्तापलट, उनकी हुकूमत और वहाँ के लोगों से नफरत करते हैं लगे हैं। मजा यह है कि तख्तापलट को उसके ही खेल में जब मात देनी होती है तो उनके दिए गोले बारूद और मिसाइल हमारे लिए बड़े काम के साबित होते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है कि ऐसे एंगल्स कार्टून पृथ्वी पर पानी की विस्तार ज्यादा और भूमि का विस्तार कम, फिर भी कार्टूनिस्ट ने जमीन को पानी की अपेक्षा ज्यादा बड़े हिस्सों में दिखाने का फैसला किया है। यह कार्टून किस तरह पानी की कमी को चित्रित करता है। मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करें। जल धारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नजदीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ऐसे कामों से दूर बसे हुए देशों को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होगी या उसकी गुणवत्ता घटेगी। देश के बीच स्वच्छ जल संसाधन को हथियाने या उसकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। इसका एक उदाहरण है 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं। हमारे देश में भी पानी को लेकर बड़े झगड़े टंटे चल रहे हैं। ये संघर्ष उनसे किस तरह अलग है? मूलवासी इंडोजीनियस पीपुल और उनका अधिकार। मूलवासी का सवाल है कि पर्यावरण संसाधन और राजनीतिक
को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआत परिभाषा दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिन से चलते रहे आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्सों से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूदा लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है। फिलीपींसीय ने कोरडिलेर क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चीन में मापुचे नामक मूलवासी की संख्या 10 लाख है। 10 लाख है। ये चित्र में दिखाई गई हैं। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। उत्तर अमेरिका मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। पनाम नहर के पूर्व में कूना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है और उत्तरी ये सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलन की तरफ मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज उठाते हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहां इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियान क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों में पॉलिनेशिया, मैलेनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। सरकार से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्रता पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से चलते चले आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से चाहें आदिवासी जनता और उनके आंदोलन के बारे में कुछ ज्यादा बातें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? क्या मीडिया का उनसे कोई मनमुटाव है? चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम हैं, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणाली के बारे में उनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि और यह मूलवासी के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीति आजादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही न मुहैया कराए। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जाति और या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। अपवाद स्वरूप कुछ के घुमंतु जनजाति को छोड़ दे तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ है। ये चित्र में दिखाया गया है। ये एरेस केंगल कार्टून से एक चम्मच प्रावरण भी। क्या आपको यह नजरिया जचता है जिसमें एक शहरी इलाके के आदमी को प्राकृतिक खोर और लालची दिखाया गया। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाजा से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का उन्हें जायज लाभ नहीं मिल सका। आजादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मूलवासियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों में मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभव और सरकारों को एक शक्ल मिली। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकार से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है।
इनमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर जोर दिया है। आओ मिलजुल कर करें। चरण: हर छात्र से कहें कि वो अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल के 10 वस्तुओं को सूची बनाए। इस सूची में कागज, कलम, इरेजर, कंप्यूटर आदि, पानी आदि के नाम लिखे जा सकते हैं। छात्र से कहें कि वे इन वस्तुओं का निर्माण में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा का आकलन करें। कलम, कागज, कंप्यूटर आदि बनाई चीजें हो तो छात्र इसमें लगे प्राकृतिक संसाधन की मात्रा बताएं। अगली सूची में पानी या इस जैसी कोई चीज हो तो छात्रों से कहें कि प्रति गैलन पानी की पंपिंग और परिशोधन में लगी बिजली की मात्रा की गणना करें। हर छात्र आकलन करे और अंदाजा से एक मात्रा को लिखे। आप अध्यापक के लिए हर छात्र द्वारा बताई गई संख्या को एकत्र कर लें, फिर इसे जोड़ दें ताकि पता कर लगे कि उक्त छात्र कक्षा के छात्रों द्वारा संसाधनों की कितनी मात्रा का उपयोग हुआ। अध्यापक मदद करे और छात्रों को खुद से गणना करने दे। इस विद्यालय की बाकी कक्षाओं में इसी अभ्यास को जोड़ें, फिर देश के सभी विद्यालयों के लिए इसका आकलन करें। देश के स्तर पर जो आंकड़ा आए उसका इस्तेमाल दूसरे देशों के स्कूल में उपभोग किए जा रहे संसाधनों की मात्रा की तुलना करने में भी हो सकता है। अध्यापक के पास पहले से कुछ चुनिंदा देशों के छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे संसाधनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देशों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे विकसित, विकासशील और विकसित देशों में से हों। छात्र से कहें कि वे उसे मात्रा का अनुमान लगाएं जिसका हम उपभोग कर रहे हैं। उनसे भविष्य में किए जाने वाले उपभोग की मात्रा का अनुमान लगाने को कहें। इसके बाद आपका चैप्टर